मोहब्बत का डिसीजन था और इस बात को मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क उठे दोस्तों राहुल गांधी। राहुल बोले युवा, बेरोजगार और महिलाओं की बात करेंगे, कोई सुने या ना सुने, हमें जनता ने चुनकर भेजा है। आखिरकार क्यों दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी के बाद अखिलेश ने भी निकाल डाली भड़ास। अखिलेश ने एक एक कर देश के तमाम मुद्दों को उठाया। कैसे हाथरस में दोस्तों अब तक एक धार्मिक जगह पर 116 से भी ज़्यादा मौतें हो गई, सरकार की नाकामी आई सामने। और क्यों आखिरकार दोस्तों टीएमसी के नेता गरजे, कंगना आवत ताकती रह गई, जमकर निकाली मोदी पर भड़ास। बताएंगे आखिरकार क्या है ये पूरा मामला, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो के अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले देश की जनता ने हमें चुनकर भेजा है, अगर जनता के मुद्दों पर भी बात नहीं करी तो फिर क्या करा। जाहिर सी बात दोस्तों, देश ने खास कर अपना वोट प्रतिशत दे दिया है नरेंद्र मोदी को। पूरी एनडीए को मिलाकर 46.3% वोट मिला, जबकि विपक्ष को 51% 2 पॉइंट वोट मिला है। यानी कि मोदी सरकार से 6 गुना ज़्यादा वोट मिले विपक्ष को। आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन बीजेपी से कई मायनों में बहुत ज़्यादा आगे निकला है। अगर बीजेपी के साथ बिहार का साथ नहीं होता तो एनडीए अपनी सरकार भी नहीं बना पाती। हालांकि अभी जोड़ तोड़ की सरकार है, सब जानते हैं। अब बीजेपी लगभग ख़त्म है। ये मानकर चलिए कि अगर नीतीश और नायडू नहीं होते तो बीजेपी का गेम ओवर हो चुका था। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि फ़िलहाल कल जब राहुल गांधी ने संसद में अपनी स्पीच दी थी, उस दौरान राहुल गांधी ने देश की जो असल मुद्दे थे उन पर बात की। आज देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री क्योंकि इस देश के अभी भी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए वो सवाल प्रधानमंत्री से पूछना बनते थे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव ने निकाली बीजेपी के ऊपर भड़ास। अखिलेश बोले जनता ने अपना बहुमत दे दिया है, बता दिया है कि वो किसके साथ है। दरअसल दोस्तों अयोध्या में प्रधानमंत्री ने सारा सब कुछ सजाया, राम मंदिर का उद्घाटन किया, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन अयोध्या की जनता ने बता दिया कि वो किसके साथ है। वो दोस्तों देश के भाईचारे के साथ है, वो देश में इंसानियत के साथ है, वो देश में विकास के साथ है जो काम करेगा। सबसे बड़ी बात यह कि जब मंदिर का निर्माण हुआ, जब मंदिर बन रहा था तो वहाँ पर बहुत सारे गरीबों के घर थे। जितनी भी जनता से बात की, उसका मेन मुद्दा सबसे बड़ा पता है क्या है? अयोध्या में बीजेपी इसलिए हार गई कि उसने मंदिर बनाने के चक्कर में कई गरीब लोगों के घर तोड़ दिए जो वहीं पर रहते थे। जबकि दोस्तों मंदिर उनके घर छोड़कर भी बनाया जा सकता था, लेकिन उन लोगों के घरों को तोड़ दिया गया, कई दुकानों को तोड़ दिया गया। छोटी मोटी जो थोड़े बहुत पैसे कमाते थे, गरीब थे दोस्तों, उन गरीबों के घरों को उजाड़ कर वहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, जब मंदिर का उद्घाटन होता है तो आपको बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आपको दोस्तों एक भी कोई गरीब दिखाई दिया मंदिर के उद्घाटन में? नहीं दिखाई दिया होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ दिखावे पर बिलीव करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं सब कुछ बड़ा बड़ा करूँगा, लोगों को दिखाऊंगा या फिर प्रमोट करूँगा किसी चीज़ को तो मुझे वोट मिलेंगे, लोग जानेंगे कि मोदी क्या है। लेकिन दोस्तों यहाँ तो उल्टा ही गेम पलट गया। 2024 में नरेंद्र मोदी ने अपनी वो पहचान ही खो दी जो उन्होंने 2014 में थी। जब 2014 में प्रधानमंत्री आए थे तो लोगों को लगा था कि सच में देश का विकास होगा, लेकिन वो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जब 2019 में उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा तो लोगों ने एक बार फिर से भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री को 5 साल और देना चाहिए, प्रधानमंत्री अच्छा काम करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 10 साल मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री कांग्रेस को ही कोसते रहे कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, हम कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। लेकिन ये सारी जुमलेबाजी जनता ने फेल कर दी अब की बार, और बता दिया कि आपने देश के लिए कुछ काम तो नहीं किया, लेकिन जुमलेबाजी ज़रूर की। और जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता है। देश चलता है रोज़गार से, देश चलता है दोस्तों आप समझिए गरीबी महंगाई को कम करने से। आज हमारे देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है
कि जो 400 रुपये का सिलेंडर कभी मिलता था आज वो 1100-1200 के पार पहुंच चुका है। जो पेट्रोल कभी 60 रुपये लीटर था आज वो उसके दुगने दाम में मिल रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा में मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये जो लंगड़ी सरकार बनी है नीतीश और नायडू के बल पे, लंगड़ी सरकार और महंगाई बढ़ा रही है। अब की बार भी उसने बजट के चलते कई चीज़ों के दाम बढ़ा दिए। कई चीज़ जो गरीब यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज वगैरह जैसी चीज़ें हर कोई यूज़ करता है आजकल, इन चीज़ों के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। और जाहिर सी बात है, जनता को हर बार एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि अब की बार बहुत अच्छा बजट आने वाला है देश का, लेकिन जब देश का बजट खुलता है तो क्या हाथ लगता है? जादूगर का हाथ नहीं होता है। वो कहता है बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, और जैसे ही मुट्ठी खुलती है तो पता चलता खाली। बस मोदी सरकार का बजट भी वैसे ही होता है, खाली। उसमें आप ढूंढने निकलेंगे क्या फ़ायदा है आम जनता का, तो आप सोचते ही रह जाएंगे कि क्या है, कुछ मिलेगा नहीं। इसी को लेकर अखिलेश ने जमकर भड़ास भी निकाली, और विपक्ष ने साफ कहा कि फिलहाल जब देश के असल मुद्दों पर ही प्रधानमंत्री बात नहीं करते तो फिर क्या किया जाए। आप समझिए, मीडिया में इतनी हिम्मत है नहीं कि वो नरेंद्र मोदी जी से पूछ ले कि भैया आपने पिछले 10 सालों में कितनी महंगाई को कम किया, कितने लोगों को रोज़गार दिया। लेकिन ये पूछना हमारी मीडिया का काम नहीं, क्योंकि मीडिया दोस्तों इस वक्त मोदी सरकार के नाम की पायल पहन चुकी है और सिंदूर भी लगा चुकी है, ऐसा मुझे लगता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल महुआ मोहित्रा टीएमसी की सांसद जोरदार बढ़त, बीजेपी के सामने गरजी महुआ मोहित्रा। दोस्तों आपको बता दें चले, टीएमसी की सांसद महुआ मोहित्रा ने प्रधानमंत्री पर भड़ास निकाली। महुआ मोहित्रा ने कहा कि आपने मछली मुर्गे से लेकर तो मंगलसूत्र तक का जिक्र कर लिया, लेकिन तब भी आप जो है चुनाव जीत नहीं पाए। यही नहीं, महुआ मोहित्रा ने राहुल गांधी की बात को दोहराते हुए कहा कि खुद प्रधानमंत्री 1 लाख वोटों से बड़ी मुश्किल से जीते हैं। और ये राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री वाराणसी में अपनी जान बचाकर भागे हैं। अगर 1 लाख वोट और ज़्यादा नहीं मिलते प्रधानमंत्री को तो वाजह राय से चुनाव हार जाते। यही कारण है जो नरेंद्र मोदी की जीत पर भी सवाल उठे कि बस महज 1 लाख के अंतर से ही जीते, जबकि राहुल गांधी ने 4-4.5 लाख वोटों से जीत हासिल की, प्रधानमंत्री ने सिर्फ 1 लाख वोट से जीत हासिल की। और अगर हम बात की जाए दोस्तों राहुल गांधी की वायनाड सीट की, तो वहाँ पर भी लगभग राहुल गांधी ने 2.5 से 3 लाख वोटों से जीत दर्ज की है। और अजय राय सिर्फ 1 लाख वोट से कम रहेगा मोदी जी से, वरना अजय राय हरा देते दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को। तो राहुल गांधी ने वो जो कहा था कि प्रधानमंत्री अपनी जान बचाकर भागे, वाराणसी से भी चुनाव वरना हार जाते, वो बात बिल्कुल सच है। अगर सोचिए 1 लाख वोट अजय राय को और आ जाते तो प्रधानमंत्री तो चुनाव हार गए थे। और लगभग ये मानकर चलिए कि 1 लाख का फासला वो भी पीएम के लिए, ये बहुत छोटी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि कम से कम अगर आप देश के प्रधानमंत्री हो तो कम से कम आपको 4-5 लाख वोटों से जीतना ही चाहिए था। लेकिन यहाँ तो जाहिर सी बातें दिखाई दे रहा है, अब लोग नहीं चाहते कि ये सरकार चले या फिर ये सरकार रहे, क्योंकि दोस्तों वही जुमलेबाजी, वही सब कुछ करना। बैक फुट पर सरकार दिखाई दे रही है, फ्रंट फुट पर नेता प्रतिपक्ष दिखाई दे रहा है राहुल गांधी। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी का वो भाषण इतना दमदार है कि सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। आज हर बुजुर्ग, हर बच्चा, हर शिक्षक, हर स्टूडेंट राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि राहुल गांधी ने देश के असल मुद्दों को उठाया है, जो शायद दोस्तों अब तक कोई उठा नहीं रहा था। राहुल गांधी अब की बार पावरफुल है, क्योंकि पूरी की पूरी कांग्रेस के पास जो मेजोरिटी है, खास करके इंडिया गठबंधन के पास, वो देखी जा सकती है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस 99 पर रह गई, लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी भूल गए कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के लिए सीटों का त्याग किया है, सीटों का त्याग किया। उसने उत्तर प्रदेश में सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, और उसने जो है यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र में 13 सीटों पर चुनाव लड़ा। विपक्ष के लिए, अपने सहयोगियों के लिए कांग्रेस ने बलिदान दिया, उसने सीटें छोड़ दी ताकि दोस्तों इंडिया गठबंधन जीत पाए। और यही समझदारी है, यही तो समझदारी है। मेन काम क्या था? जीतना। इंडिया गठबंधन के पास अभी इतनी पावर है कि वो जब चाहे सरकार बना सकती है। जब मोदी सरकार को अगर नायडू और नीतीश ने गच्चा दे दिया तो कभी भी इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना लेगा, इतनी मजबूती में अभी इंडिया गठबंधन है। और यही कारण है जो नरेंद्र मोदी ऑब्वियसली अच्छा फील नहीं कर रहा है, क्योंकि हर बार तो ये होता था कि वो अपने मन मुताबिक काम करते थे, लेकिन अब की बार नीतीश और नायडू की राय लेना पड़ेगी हर काम में,
क्योंकि उनके सहयोगी हैं वो दोस्तों। और आप समझ सकते हैं कि अकेले नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं है। जो बड़ी बड़ी बातें वो बोलते थे, अमृतकाल चल रहा है, देश बहुत उपलब्धियां पा रहा है, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े बोल बोलना, जनता ने बता दिया ना कि कौन सा अमृतकाल चल रहा है। दोस्तों इन लोगों को पता क्या लगता था कि हमने पूरे देश में बस हिंदुत्व फैला दिया, अब जो है हिंदुत्व के नाम पर ही हमें वोट मिलेगा। लेकिन देश की जनता ने एक मैसेज साफ दिया कि ये देश भाईचारे का देश है, ये प्यार मोहब्बत का देश है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर आपस में रहते हैं और यही इस देश की खूबसूरती है। इस देश की खूबसूरती को कोई मिटा नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात, ये देश दोस्तों कल भी सेकुलर कंट्री था, आज भी सेकुलर कंट्री है और हमेशा सेकुलर कंट्री रहेगा। जो लोग कहते हैं कि हम जो है देश के, अब हमने एक तरफ हिंदू भाइयों को कर दिया, एक तरफ मुस्लिम भाइयों को कर दिया और हमने इन लोगों को तोड़ दिया है, अब हमें ही वोट मिलेंगे, मोदी जी ये समझते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप समझिए, आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई हैं और दोस्तों इसी से दुनिया चल रही है। अगर हम ये सोचने लगे कि ये वो है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, हम इससे सामान नहीं लेंगे, हम इसके साथ यहाँ नहीं जाएंगे, तो आप समझिए देश ही नहीं चले। ये सिर्फ बकवास बातें होती हैं, क्योंकि असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं, सिर्फ राजनीति में नफ़रत फैलाने के लिए और वोट पाने के लिए ऐसे क्लिप दिखाए जाते हैं टीवी पर झूठे, जिनका असली में कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, वो एक काल्पनिक होते हैं। और जानबूझकर नफ़रत फैलाकर मोदी सरकार जो है वो खुश होती थी। खुद बीजेपी ने बार बार अपने भाषणों में नफ़रत बताई और ये कहा है कि सीधा मुकाबला है 70 और 30% में। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो वो यही कह रहा है कि 70 और 30 का मतलब कि 30% भारत इंडिया में मुस्लिम है और 70% हम सब हिंदू भाई हैं, तो हम लोग को आप वोट दो, हम जीत जाएंगे। बीजेपी का ये कहना होता था कि सीधा मुकाबला है 70 और 30 का। लेकिन दोस्तों जनता ने बता दिया कि 70 और 30 का मुकाबला नहीं है, ये मुकाबला 60 और 40 का है। 60% लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया, यानी कि 60% लोग मोदी सरकार के खिलाफ हैं और 40% लोगों ने ही एनडीए को वोट दिया है। वो भी बीजेपी को नहीं, एनडीए को मिलाकर 40 पॉइंट कुछ % लोगों ने वोट दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत ज़्यादा है बीजेपी से। इसका साफ साफ मतलब यही है कि देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को चूज़ किया, ना कि बीजेपी को। वो भले ही जोड़ तोड़ करके प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, लेकिन जनता ने तो नकार दिया। अब आप भले ही बन जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। आने वाले समय में शायद आपको 150 भी ना मिले, अब की बार तो फिर भी थोड़ी बहुत मिल गई हैं, क्योंकि जनता भैया इतनी परेशान हो चुकी थी इस सरकार से। जब टीवी खोलो एक ही चीज़ देखने को आपको मिलती, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। क्या इससे देश चल सकता है दोस्तों? देश चलता है रोज़गार से, देश चलता है महंगाई गरीबी से दोस्तों, उसको हटाने से, रोज़गार से। लेकिन बेफालतू की बातें करने से कोई मतलब होता नहीं है। सरकार के पास कोई मुद्दा होता नहीं है ये बताने का कि हमने देश के लिए क्या किया। अब की बार नरेंद्र मोदी ने पहले चरण के चुनाव में कोशिश बहुत की कि वो जो है अपनी इमेज को सुधार लें और हिंदू मुस्लिम ना करें, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपने विकास गिनवाए, पहला ही चरण फ्लॉप गया। उस वक़्त बीजेपी ने सोच लिया कि अब क्या होगा। फिर प्रधानमंत्री वापस हिंदू मुसलमान पे आ गया दूसरे चरण की वोटिंग में, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि पहले चरण की जब मैंने विकास की बात कही तो किसी ने वोट नहीं दिया। इसलिए दूसरे चरण में फिर से प्रधानमंत्री ने अपनी वही गंदी राजनीति करी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस जीत गई तो ये आपका मंगलसूत्र छीन कर दून को बांट देगी ज़्यादा बच्चे वालों को, या फिर घुसपैठियों को। इनके हिसाब से मुस्लिम ज़्यादा बच्चे वाले होते हैं या फिर घुसपैठिए होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके की बातें करना, वो भी दोस्तों बिना लॉजिक के, अजीब और गरीब तो लगता ही है। लेकिन ठीक है भैया, ऐसे लोगों को जनता वैसे भी ज़्यादा दिन तक सत्ता में रखती नहीं है, जो बड़बोले होते हैं या फिर दोस्तों हद से ज़्यादा बोलने का काम करते हैं। जनता ने अपना साफ स्पष्ट मैसेज दे दिया है, ये देश वैसे ही चलेगा जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में लिखा है। ये देश दोस्तों किसी धर्म के आधार पर नहीं चल सकता है। धर्म तो बहुत सारे हैं इस देश में, लेकिन दोस्तों किसी के भी धर्म के आधार पर देश वो नहीं है टिका हुआ। ये धर्म के नाम पे नहीं चलता, ये चलता है दोस्तों संविधान के नाम पर। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश के लिए संविधान लिखा, वो आज भी उतना ही जो है वो है दोस्तों सक्षम जितना कल था, और आने वाले परसों भी उतना ही होगा जितना कि आज है।
तो कल, आज या परसों दोस्तों कोई भी देश के संविधान को छेड़ तक नहीं सकता। अगर उसने छेड़ने की कोशिश की तो जो हाल अभी बीजेपी का हुआ है वही हाल उसका भी होगा, जो लोग देश के संविधान से खेलने का काम करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों बीजेपी के ऊपर फायर हो गए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी राज्यसभा में बवाल काट दिया है। आपको बताते चले, एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में नरेंद्र मोदी पर गरजते हुए यहाँ पर साफ साफ कहा गया दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा कि फिलहाल प्रधानमंत्री ने जितनी भी जनता से वादे किए वो सबके सब खोखले थे। यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे भड़ास निकालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, लेकिन वो सबको साथ लेकर नहीं चलते हैं। प्रधानमंत्री किसी एक धर्म को टारगेट करते हैं और उसी धर्म के ऊपर उनकी राजनीति चलती है। यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बताइए 2014 के बाद से कितने प्रधानमंत्री ने वादे किए थे और कितने पूरे किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 2 लाख नौकरियां भी नहीं दी जा रही। दूसरी बात, जब बेचारा कोई अच्छा स्टूडेंट पढ़ लिख कर जाता है, जब उसका नौकरी मिलने की बारी आती है दोस्तों, तो उसको नौकरी नहीं मिल पाती। उल्टा उसको पुलिस की लाठियां और जो है दोस्तों सरकार के डांट फटकार मिलती है। आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री नीट की परीक्षा से लेकर तमाम परीक्षाओं में फेल हो गए। 70 परीक्षाएं होती हैं और 70 के 70 पेपर लीक हो जाते हैं। क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है कि आपके पास सब कुछ है, पहला मिलिट्री फोर्स है और जो है यहाँ पर दोस्तों इस देश की जवान हैं, पुलिस है, तमाम चीज़ें हैं, उसके बाद भी पेपर लीक हो रहा है। क्योंकि पेपर लीक करने वाले खुद बीजेपी के नेता निकल रहे हैं, खुद बीजेपी के समर्थक निकल रहे हैं, तो पेपर तो लीक होंगे दोस्तों। और जब ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, जब पेपर लीक हो जाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप बैठ जाते हैं कहीं छुप कर, जबकि देश के प्रधानमंत्री को सामने आकर जवाब देना चाहिए दोस्तों कि आखिरकार पेपर लीक कैसे हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री किसी सवाल का जवाब नहीं देते। और नीट की पेपर का भी जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर खड़गे ने भड़ास निकाली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री पेपर लीक पर चुप रहते हैं, वो सामने तक नहीं आते, ना स्टूडेंट से कुछ बोलते हैं। और जाहिर सी बात है यही प्रधानमंत्री की राजनीति रही है। वो दोस्तों जब भी मुसीबत आती है देश पर तो प्रधानमंत्री के गायब हो जाते हैं और जानबूझ के कुछ सवाल का जवाब नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सवाल का जवाब दे दिया तो और उल्टा फंसेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री दोस्तों किसी सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करते हैं। और ये बात अब देश की जनता अच्छे से जान चुकी है, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो बेचारी जनता ने झेल लिया है वो अब कोई भुला नहीं सकता है। इसीलिए हम इस चीज़ को बार बार दोहराते भी हैं। आपको बताते चलें दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बोले फिलहाल 10 साल में प्रधानमंत्री ने देश में सिर्फ नफरत फैलाई है और कुछ नहीं। दरअसल दोस्तों MIG बाबू ओवैसी ने भी बीजेपी पर भड़ास निकाली। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के नेता और बीजेपी के तमाम लोग खुद कहते हैं कि हम देश का संविधान बदल देंगे, हमें 400 सीटें जिता दो। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के नेता खुलेआम टीवियों पर कहते फिर रहे थे कि हमें 400 सीटें इसलिए जीतना है क्योंकि हम देश का संविधान बदलना चाहते हैं। आप समझिए, जिस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा उस देश के संविधान को बदलने की बातें चल रही थी। और यकीन, इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, अगर बीजेपी 400 जीत जाती तो वो सच में देश का संविधान बदलती दोस्तों। क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो देश में NRC CAA ले आते हैं और कई बेचारे मासूमों की जान ले लेते हैं प्रोटेस्ट करा कर। ये वो लोग हैं जो कई मासूम किसानों की, 700 से भी ज़्यादा किसानों की जान चली जाती है प्रोटेस्ट के दौरान। और हमारे देश के प्रधानमंत्री दोस्तों कहीं छुपे बैठे होते हैं और उल्टा माफ़ी मांगने के बजाय, उन लोगों को गले लगाने के बजाय प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये तो आतंकवादी हैं, ये किसान थोड़ी, ये असली किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं और ये लोग जो है नकली किसान है, पैसे ले लेकर बैठे। मतलब कि ख़ुद को बचाने के लिए किसानों को आतंकवादी बता दो, ये कह दो कि ये असली किसान नहीं है, या फिर यूँ कह दो कि ये तो किसान है ही नहीं, ये तो राजनीतिक पार्टियों से हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल सरकार की मंशा क्या रहती है। किसानों को किसान ना